फ्यूरियोसा एक हरे भरे इलाके अपने कबीले के साथ रहती थी। यह इलाका एक सूखे रेगिस्तान के बीचों बीच था, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत फैली हुई थी। फ्यूरियोसा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त अक्सर खाने के लिए जंगल से फल इकट्ठा करने जाया करती थी। एक दिन जब वे दोनों फल इकट्ठा करने जंगल गईं, तो फ्यूरियोसा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी दोस्त ने पेड़ों के बीच कुछ अजनबियों की परछाइयां देखी। वे दोनों चौकन्ने हो गई। फ्यूरियोसा ने धीरे से उन अजनबियों की तरफ बढ़ते हुए देखा कि वे लोग मोटरसाइकिलों पर सवार थे। वह समझ गई कि ये लोग उनके एरिया के लिए खतरा बन सकते हैं। फ्यूरियोसा ने बिना वक्त गंवाए एक मोटरसाइकिल के पास जाकर उसे खराब करने की कोशिश की। उसकी चालाकी से वह एक मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाने में सफल हो गई। लेकिन जैसे ही वह दूसरी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ी, उनमें से एक अजनबी की नजर उस पर पड़ गई। फ्यूरियोसा ने अपने कबीले को खतरे का संकेत देने के लिए सीटी बजाई और तुरंत भागने लगी। उसकी चीख और चेतावनी हवा में गूंज रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे पकड़ लिया गया। उसे बांधकर एक अलग दिशा में ले जाया गया। उसके कबीले ने फ्यूरियोसा की संकट की पुकार सुनी और तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। उसकी मां मैरी न केवल घबराई, बल्कि पूरी दृढ़ता के साथ हथियार उठाए और घोड़े पर सवार होकर उनकी ओर कूच की। मैरी की आंखों में आक्रोश और संकल्प की चमक दिखती है। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। मैरी ने अपहरणकर्ताओं का पीछा घंटों तक किया। उसकी आंखों में एक ठान लिया गया संकल्प था और अंततः उसने सबसे धीमे चल रहे अपहरणकर्ता को पकड़ लिया। एक तीव्र संघर्ष के बाद उसने उसे मार डाला और उसकी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पीछा जारी रखा। फिर एक और आदमी की मोटरसाइकिल खराब हो गई और दो अन्य लोगों ने रुककर उनका पीछा करने वालों की जांच की और उन्होंने अपनी गाड़ी की मरम्मत शुरू की। यह एक खतरनाक खेल बन चुका था, जहां हर पल कीमती था और हर निर्णय ने उनकी किस्मत को बदलना था। इस बीच फ्यूरियोसा ने चुपके से मोटरसाइकिल की ईंधन लाइन काट दी। बाइक सवार अपहरणकर्ता यह देख नहीं पाया और जैसे ही उसने दूर चट्टान पर पीछा करती हुई मैरी को देखा, उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। फ्यूरियोसा की मां मैरी ने इस दौरान दूसरे बाइकर की मोटरसाइकिल देखी और तेजी से उस पर सवार हो गई। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी बेटी को बचाना और उन बाइकरों को नाकाम करना। इस बीच मुकाबला और भी तेज हो गया। इस बीच रात होने लगी और बाइकरों ने अपनी मोटरसाइकिलें रुकवाकर उनकी स्थिति की जांच शुरू की। जब उन्होंने पाया कि पीछा करने वाला काफी करीब है, तो डरकर एक बाइकर ने सुझाव दिया कि लड़की को छोड़ देना ही बेहतर होगा। लेकिन दूसरा बाइकर उसे याद दिलाता है कि उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। उसने कहा, लड़की को वापस लाना हमारे गिरते सम्मान को ऊंचा कर सकता है। ये सोचकर कि इस अपहरण से उनकी रैंकिंग में सुधार हो सकता है, सभी ने आपस में संकल्प लिया कि फ्यूरियोसा को अपने बेस कैंप ले जाना अब उनकी प्राथमिकता होगी। ये निर्णय उनकी किस्मत की दिशा बदल सकता था और उनकी बातचीत में एक नया जोश आ गया। जब वे आपस में तर्क कर रहे थे, फ्यूरियोसा ने चुपके से अपने पैरों को ढीला कर लिया और भागने में सफल हो गई। लेकिन बाइकरों की निगाहें भी तेज थीं। उन्होंने जल्दी से उसकी हरकत देख ली और उसका पीछा शुरू कर दिया। फ्यूरियोसा की कोशिशें उनकी पकड़ से बचने की थी, लेकिन बाइकरों की लंबी छलांगें और तेजी ने उसे हर पल उनके और भी करीब खड़ा कर दिया। ये एक खतरनाक दौड़ थी, जिसमें हर सेकंड कीमती था और हर कदम पर एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। सुबह की पहली किरणों के साथ मैरी ने अपहरणकर्ताओं का पीछा करते हुए उन्हें देख लिया। उसने अपनी राइफल के स्कोप से बाइकरों को देखा, लेकिन अब शॉट लेना बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि वे अपने बेस कैंप के करीब पहुंच चुके थे। फिर भी संकोच के बावजूद उसने एक बाइकर को निशाना बनाया और उसे गोली मार दी। लेकिन दूसरा बाइकर स्थिति को और जटिल बना रहा था। उसने फ्यूरियोसा को अपनी पीठ पर कसकर बांध रखा था, जिससे मैरी के लिए गोली चलाना अत्यंत मुश्किल हो गया। इस नई बाधा ने मैरी के मिशन को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। बाइकर फ्यूरियोसा को लेकर अपने कैंप में दाखिल होता है और उसकी एंट्री से बाइक गैंग के सदस्यों के बीच विवाद छिड़ जाता है। हर कोई लड़की को अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन तभी उसके अपहरणकर्ता ने एक विशेष स्थान का जिक्र किया, जहां असीमित संसाधन होने की बात कही। यह खबर सुनते ही भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई और बाइकरों ने त्वरित निर्णय लिया कि लड़की को उनके नेता डेमेंस के पास ले जाया जाएगा। इस निर्णय ने माहौल में और भी गहराई और तनाव भर दिया, जैसे पूरी गैंग अब एक नए और महत्वपूर्ण मोड़ की प्रतीक्षा कर रही थी। मैरी उनके पीछा करते हुए रास्ते पर लगी रहती है। फ्यूरियोसा ने साहसिकता का परिचय देते हुए अपने अपहरणकर्ता को मोटरसाइकिल से गिरा दिया, जिससे वह हरे भरे स्थान को उजागर नहीं कर सका। डेमेंस ने फ्यूरियोसा को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन वह अडिग और चुप रही। डेमेंस ने अब चालाकी का सहारा लिया। उसने फ्यूरियोसा को धोने और खिलाने का आदेश दिया, साथ ही यह वादा किया कि अगले दिन उसे घर वापस भेज देगा। इस चालाकी ने माहौल को और भी तनी हुई स्थिति में डाल दिया,
जहां फ्यूरियोसा की चुप्पी और डेमेंट्स की बेताब कोशिशें एक नए खेल की शुरुआत कर रही थी। इस बीच मैरी ने अपनी चालाकी का परिचय देते हुए उस बाइकर के कपड़े पहन लिए जिसे उसने पहले गोली मारी थी। उसकी ये मास्किंग रणनीति उसे डेमेंट्स के कैंप की ओर बढ़ने का एक नया रास्ता प्रदान करती है। धैर्य और सटीकता से भरी मैरी अब बाइकरों के लिबास में छुपकर कैंप की ओर बढ़ रही थी। हर कदम पर उसकी आंखों में संकल्प की चमक थी, जैसे वह एक महत्वपूर्ण मिशन की ओर बढ़ रही हो। फ्यूरियोसा को एक तंबू में ले जाया जाता है जहां एक सेवक लड़की उसकी सफाई करती है। अचानक उसकी नजर मैरी पर पड़ी जो एक हेलमेट पहने हुए थी। सेवक लड़की की आंखों में भय फैल गया और उसने कांपते हुए जान की भीख मांगी। साथ ही ये वादा किया कि वह किसी तरह की चेतावनी नहीं देगी। मैरी ने उसकी उसकी दया को स्वीकार कर लिया और उसे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही माँ और बेरी तंबू से बाहर निकलती है, जिस सेवक लड़की ने तुरंत युद्ध के योद्धाओं की ओर दौड़ लगाई। ये पल कीमती था और अब पूरा मामला एक नई दिशा की ओर मुड़ गया था। एक तेज और रोमांचक पीछा शुरू हो जाता है जब मैरी की मोटरसाइकिल के निशान से बाइकर उनका पीछा करने लगते हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मैरी को एहसास होता है कि वे दोनों साथ में नहीं भाग सकती। उसने अपनी बेटी को आदेश दिया कि वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर दूर चली जाए। जैसे ही वे अलग होने वाली होती है, मैरी ने फ्यूरियोसा को एक बीज के रूप में एक अंतिम उपहार दिया और उसे ये वादा करने को कहा कि वह इसे लगाएगी और हरे भरे क्षेत्रों की सुरक्षा करेगी। ये पल एक भावुक विदाई था और उनकी ये प्रतिज्ञा एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई। फ्यूरियोसा ने मोटरसाइकिल पर तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन कुछ दूर जाकर उसने रुककर अपनी मां को देखा जो डेमेंट्स की विशाल सेना से जूझ रही थी। मैरी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, हर वार और प्रहार के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन उसकी वीरता के बावजूद वह सभी को पराजित नहीं कर पाई। धीरे धीरे बाइकरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और अंततः पकड़ लिया। ये दृश्य दिल को छू लेने वाला था। लड़की आंसुओं में डूबी अपनी मां के पास दौड़ी और देखा कि डेमेंटस के लोग उसे क्रूरता से मार रहे हैं। इस दृश्य ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। डेमेंटस ने एक कुटिल मुस्कान के साथ वादा किया कि अगर लड़की उसे हरे भरे स्थान का रास्ता दिखाए तो वह दोनों को छोड़ देगा। लेकिन फ्यूरियोसा की आंखों में केवल शोक की झलक थी। उसने दर्द और निराशा के साथ अपने आंसू बहाए। उसकी चुप्पी और हृदय विदारक स्थिति ने उस क्षण की त्रासदी को और भी गहरा कर दिया। डेमेंटस ने लड़की को पकड़कर एक बंधक पिंजरे में बंद कर दिया। अब उसे अपनी आंखों के सामने डेमेंटस के खून से सने मुकाबले देखने पर मजबूर किया गया, जो डेमेंटस को अत्यधिक पसंद थे। डेमेंटस ने लड़की को मनाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसकी कोशिशें थोड़ी सी दया और चालाकी की छाव में छिपी हुई थीं। उसने उसे अपना पसंदीदा टेडी बियर भी दिया, एक ऐसा गिफ्ट जो उसकी कठोरता के विपरीत एक प्यार की झलक था। यह उपहार लड़की की स्थिति की भयावहता को और भी सजीव कर रहा था और उनके बीच की विषमताओं को और अधिक स्पष्ट कर रहा था। डेमेंटस के इतिहास विशेष ने लड़की को पढ़ना और लिखना सिखाने का प्रस्ताव रखा, यह सुझाव देते हुए कि वह भविष्य में एक इतिहासकार बन सकती है। उसके शब्दों में एक संभावनाओं की चमक थी जो उसकी स्थिति में एक नई दिशा का संकेत दे रही थी। लेकिन लड़की की नजरों में एक ठान लिया हुआ संकल्प था। उसने अपनी योजना को साकार करने के लिए अपने बाजू पर हरे भरे स्थान के मानचित्र का टैटू बना लिया। ये टैटू उसकी इच्छा शक्ति और अपने घर की ओर लौटने की दृढ़ता का प्रतीक बन गया। जैसे ही उसने इतिहास के प्रति अपनी नई राह देखी, उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। एक दिन डेमेंस और उसकी सेना अपने खोजी अभियान के दौरान एक अजीब योद्धा से मिले जो दावा करता था कि वह किले से आया है जहां हर चीज उपलब्ध है। ये सुनकर डेमेंटस ने तुरंत निर्णय लिया कि यही वह भूमि हो सकती है जिसे वे खोज रहे हैं। इस नए संकेत को पकड़ते हुए डेमेंटस ने अपने दल को उस दिशा में रवाना होने का आदेश दिया। ये एक नया मोड़ था जो उनकी यात्रा को एक नए और रोमांचक क्षण की ओर ले जाने वाला था। जल्द ही वे एक अभेद किले के सामने पहुंच जाते हैं जिसे इमोर्टन, जो कि विशाल सेना द्वारा सुरक्षित रखा गया है। यहाँ डेमेंस ने एक उग्र भाषण दिया और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, उनके बीच उम्मीद की एक लहर पैदा करने की कोशिश की। लेकिन किले के नेता इमोर्टन ने चतुराई से एक प्रस्ताव रखा। उसके पास से एक योद्धा का चयन करने का अवसर दिया ताकि लड़ाई की शुरुआत की जा सके। ये चुनौती डेमेंस की योजनाओं को एक नई दिशा में मोड़ने वाली थी और किले के नेताओं की रणनीति ने संघर्ष की आग को और भी भड़का दिया। डेमेंटस के सेवक ने इमोर्टन, जो कि सेना में से एक सैनिक की ओर इशारा किया। वह सैनिक अपने हथियार संभालते हुए विदाई का इशारा करता है और बाइकर्स की भीड़ में कूद पड़ता है। जैसे ही वह बीच में पहुंचता है, उसने खुद को बम से उड़ा दिया और अपने साथ कई दुश्मनों को भी मौत के घाट उतार दिया। पर डेमेंटस के लिए पलटना अब संभव नहीं था। लड़ाई का घंटा बज चुका था और संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। युद्ध की दहाड़े और भयंकर आवाजें वातावरण को चीरते हुए दोनों पक्षों के बीच खून खराबे की शुरुआत हो गई।
इमोर्टन जो के लोगों ने कुशलता से डेमेंस के लोगों की मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को हुक चेन की मदद से हवा में लटका लिया। इस प्रक्रिया में फ्यूरियोसा का पिंजरा भी शामिल था, लेकिन इन मौके का लाभ उठाते हुए डेमेंस फ्यूरियोसा के पिंजरे को बचाने में सफल रहा। उन्होंने फ्यूरियोसा को पिंजरे से बाहर निकाला और वे एक नई दिशा में भाग खड़े हुए। कुछ समय बाद डेमेंटस ने अपनी सेना को फिर से प्रोत्साहित किया और इमोर्टन जो के एक प्रमुख सैन्य ठिकाने गैस टाउन को कब्जे में लेने की योजना बनाई। अब वह नए उत्साह और ताकत के साथ गैस टाउन की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा था। सबसे पहले डेमेंटस ने गैस टाउन की ओर जा रहे एक ईंधन टैंकर को रोक लिया और अपने लोगों को सिटाडेल के योद्धाओं के रूप में गेट अवधारण करने का आदेश दिया। इमोर्टन जो के लोगों का रूप धरकर वे गैस टाउन की ओर बढ़े। गार्ड्स को संदेह हुआ, लेकिन आखिरी पल में उन्होंने काफिले के लिए दरवाजे खोल दिए। इस चालाकी भरे कदम ने डेमेंटस के लोगों को गैस टाउन पर कब्जा करने का मौका दे दिया। अब डेमेंटस के पास वह ताकत थी जिससे वह इमोर्टन जो के साथ मांडोली कर सकता था। जब सिटारेल के नेता को इस घटना की खबर मिली तो वह बातचीत के लिए तैयार हो गया। वाइकर्स ने अपनी मांगें स्पष्ट कर दी। उन्हें डीजल के बदले खाना और पानी चाहिए था। अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए डेमिनेंस के लोगों ने गैस टाउन के नेता का सिर दिखाया और धमकी दी कि अगर इमोर्टन जो ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो वे उस लोहे की कील को सिर में घुसा देंगे। यह धमकी हर शब्द के साथ सिटारेल की दीवारों तक गूंज उठी और अब इमोर्टन जो ने बाइकर्स की शर्तों के आगे झुकना सही समझा। इमोर्टन जो को यह समझ में आ गया कि बाइकर्स को सीधे हराना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने उनकी मांगों पर विचार करने की सहमति दी। लेकिन तभी उसकी नजर भीड़ में खड़ी फ्यूरियोसा पर पड़ी। डेमेंटस ने जो की रुचि भांपते हुए फ्यूरियोसा को अपनी बेटी बताया, लेकिन इस बार लंबे समय बाद फ्यूरियोसा की चुप्पी टूटी। उसने सबके सामने डेमेंस पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगाया और बताया कि वह उसका पिता नहीं है। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था जिसने हर किसी का ध्यान उसकी ओर खींच लिया। आखिरकार इमोर्टन जो ने गैस टाउन पर डेमेंस के शासन को मान्यता दे दी। उसने बाइकर्स को कुछ भोजन और पानी की सप्लाई का वादा किया, लेकिन इसके बदले में उसने फ्यूरियोसा को अपने पास रखने की शर्त रखी। गुस्से से भरे डेमेंस ने फ्यूरियोसा से उसका टेडी बियर छीन लिया। फ्यूरियोसा को एक कमरे में ले जाया गया जहां इमोर्टन जो की पत्नियां रहती थीं। उसी दिन जो की एक पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह बच्चा एक म्यूटेंट निकला। फ्यूरियोसा ने यह सब देखा। इस दृश्य ने उसके दिल में एक नए संघर्ष की आग जला दी, क्योंकि उसने उस दर्द और क्रूरता को अपनी आंखों से देखा जो इस दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। रिचिटिस जो इमोर्टन जो का बेटा था की नजर अचानक फ्यूरियोसा के बालों में बंधी घंटियों पर पड़ी। उसे फ्यूरियोसा के बालों पर कुछ शक हुआ। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए फ्यूरियोसा ने तुरंत अपने बाल काट डाले और उन घंटियों के साथ एक नकली विग बना ली। उस रात रिचिटिस फ्यूरियोसा को अपने कमरे में ले गया। वहां उसकी नजर फ्यूरियोसा की बांह पर बने तारे के टैटू पर पड़ी जो उसके घर का रास्ता बताता था, लेकिन घंटियों की मीठी खनक से मोहित होकर वह उसके बालों को सहलाने लगा। फ्यूरियोसा ने चालाकी से खुद को उसके चंगुल से छुड़ाया और अपना नकली विग वहीं छोड़कर तेजी से भाग निकली। कुछ समय बाद फ्यूरियोसा ने अपनी चतुराई से क्रेन ऑपरेटर ब्रिगेड में जगह बना ली, जहां वह एक लड़के के भेष में थी। उसे एक निडर लड़के के रूप में सराहा जाता था जिसने एक युद्ध में अपनी आवाज खो दी थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह एक बहादुर गूंगा लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। फ्यूरियोसा ने अपने सच को इतनी कुशलता से छिपाया था कि वह सबकी नजरों में एक कठोर योद्धा के रूप में बस चुकी थी। रिचिटिस की नजर एक बार फ्यूरियोसा की जानी पहचानी आंखों पर पड़ी, लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक भारी हथियारों से लैस सप्लाई ट्रक का निर्माण शुरू हो गया। यह ट्रक खासतौर पर कानून विहीन बंजर भूमि में लुटेरों के हमलों का सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा था। हालात को देखते हुए फ्यूरियोसा ने अपने भागने की योजना बनाई। उसने बड़ी चालाकी से मुख्य ट्रक के नीचे एक मोटरसाइकिल और जरूरी सामान छुपा दिया। अब बस सही मौके की तलाश थी। कुछ समय बाद एक और सफर के दौरान जब ट्रक ईंधन फार्म की ओर जा रहा था, तभी अचानक लुटेरों ने हमला कर दिया। ये वही बागी थे जो कभी डेमेंस के गिरोह का हिस्सा हुआ करते थे। ट्रक के गार्ड्स और लुटेरों के बीच लड़ाई छिड़ गई जो चलती हुई सड़क पर ही हो रही थी। अलगाववादी लुटेरे हर संभव हथकंडा अपनाने लगे, यहां तक कि पैराशूट का भी इस्तेमाल करने लगे ताकि वे वाहनों पर कब्जा कर सकें। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए फ्यूरियोसा ने खुद को ट्रक के नीचे ले जाकर मोटरसाइकिल को जंजीरों से मुक्त करने की योजना बनाई। इस बीच एक टेक्नीशियन खराब हुई नली के हिस्से को बदलने के लिए नीचे उतरा, लेकिन वह गिर पड़ता है। गिरते समय वह फ्यूरियोसा को एक स्पेयर पार्ट सौंपने में सफल हो जाता है। इसी समय एक हमलावर ट्रक के पास आता है और उसके नीचे बारूद लगाना शुरू कर देता है। फ्यूरियोसा ने इस संकट को भांपते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रक को बचाने के लिए तेजी से काम किया। उसने साहस के साथ ट्रक को ठीक किया और इस तरह से ट्रक को बम से बचाया। लुटेरे हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे और ड्राइवर हर संभव प्रयास करके पीछा करने वालों को झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लुटेरे भी अड़िग थे
और उन्होंने एक एक करके ट्रक के लगभग सभी गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया गया। ड्राइवर की हर चालाकी और कोशिशें बेकार जाती दिख रही थीं, क्योंकि लुटेरे लगातार हमला करते जा रहे थे। फ्यूरियोसा ट्रक के हुड पर चढ़ती है, तभी एक झटके से उसका हेलमेट गिर जाता है। ड्राइवर प्रेटोरियन जैक ये देखकर दंग रह जाता है कि वह एक लड़की है। फ्यूरियोसा बिना एक पल भी गंवाए कैबिन में चढ़ जाती है और जैक के साथ मिलकर बाकी बचे हुए लुटेरों का मुकाबला करती है। उनकी जोड़ी एक ताकतवर मशीन की तरह काम करती है, जैसे वे मिलकर एक अजेय सेना की तरह हो गए हों। अंत में सभी सैनिक गार्ड्स मारे जा चुके थे और ट्रक में सिर्फ जैक ही बचा था। फ्यूरियोसा, जो एक म्यूटेंट के साथ थी, ने सुईदार बॉल हवा में छोड़ने का निर्णय लिया। ये बॉल हवा में उड़ते वाहन को ध्वस्त कर देती है, लेकिन इसके साथ ही म्यूटेंट की खुद की जान भी चली जाती है। फ्यूरियोसा बिन में लौटकर जैक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे ट्रक से बाहर फेंक देता है और सड़क पर छोड़ देता है। हालांकि कुछ समय बाद जैक वापस लौटता है। उसने अपने इरादे बदल दिए हैं और वो फ्यूरियोसा को अपना दोस्त बनने का प्रस्ताव देता है। फ्यूरियोसा की बहादुरी को सम्मानित करते हुए जैक उसे अपना डिप्टी बना देता है और उसे प्रिटोरियन का दर्जा प्रदान करता है। इस बीच डेमेंस अपनी अक्षमता के कारण गैस टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग बर्बाद कर देता है, जिससे कामकाजी लोगों में असंतोष फैल जाता है। इस बात को समझते हुए कि इससे बेहतर मौका नहीं आएगा, जैक फ्यूरियोसा को भागने का प्रस्ताव देता है। वह उसे हर जरूरी चीज प्रदान करता है ताकि उनकी योजना पूरी तरह सफल हो सके। जैक का यह प्रस्ताव एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है, जिसमें फ्यूरियोसा को पूरी तैयारी के साथ अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का मौका मिलता है। हालांकि वे एक नए सफर पर डीजल लाने निकलते हैं और वहां जाकर अराजकता का सामना करते हैं, जिसे डेमेंस दबाने की कोशिश करता है। स्थिति को देखते हुए डेमेंटस समझ जाता है कि वह सफल नहीं हो सकेगा। फिर उसने सिटाडल में एक काउंसिल की बैठक बुलाई और ट्रक को डीजल के बिना वहां से रवाना करने का आदेश दिया, साथ ही सप्लाई को वहीं छोड़ देने को कहा। इस खबर को सुनकर इमोर्टन, जो आग बबूला हो जाता है, और फ्यूरियोसा तथा जैक को आदेश देता है कि वे लीड टाउन जाकर हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करें। उस शाम जैक फ्यूरियोसा के सामने अपने दिल की बात खोलता है। वह कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी अपने माता पिता की यादें ताजा है। फ्यूरियोसा ने अपनी बांह पर बने तारे के नक्शे को जैक को दिखाया और उसे अपने अंतिम सफर में उसके साथ चलने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव उनके बीच एक भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत करता है, जो उनके संबंध को गहरा करता है और उन्हें एक नई दिशा में ले जाता है। जैक ने अपनी टीम को आदेश दिया कि टैंकर को सभी आवश्यक सामग्री से भर दें और फ्यूरियोसा को एस्कॉर्ट वाहन चलाने के लिए कहा। जब ट्रक लीड टाउन पहुंचा तो वे अचानक एक घातक एम्बुश का शिकार हो गए। जैक ने एक सिग्नल भेजा जिसमें उसने फ्यूरियोसा को भागने का आदेश दिया, जबकि वह दुश्मनों को अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन प्रतिशोध की आग में जलती हुई फ्यूरियोसा ने स्नाइपर राइफल से हमला शुरू कर दिया। उसका निशाना डेमेंटस था। यह देख बाइकर लीडर ने उसकी ओर एक ग्रेनेड लॉन्चर से हमला कर दिया। जैक ने डेमेंटस जिस टॉवर में छुपा हुआ था उसे ध्वस्त कर दिया। अंधेरे और धुएं से भरी हवा में डेमेंटस ने देखा कि फ्यूरियोसा किसी चमत्कार से जैक को खाई से बाहर खींच रही है, जहां ट्रक गिर चुका था। वह उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। दोनों ने गेट के बाहर अपने वाहन को छोड़ दिया और तेजी से निकल पड़ी। जिंदा बचा हुआ डेमेंस गुस्से और बदले की आग में जलता हुआ उनका पीछा करने लगा। रास्ते में फ्यूरियोसा जैक को उस स्थान का रास्ता बता रही थी जहां एक हरा भरा इलाका छिपा हुआ था। तभी डेमेंस के लोगों ने उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। जैक ने पीछा करने वालों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई और खराब हो गई। फ्यूरियोसा और जैक को बाहर खींचा गया और गुस्से से भरे डेमेंस ने आदेश दिया कि दोनों को सजा दी जाए। पहले जैक को। फ्यूरियोसा को जंजीरों में बांध दिया गया और उसे मजबूर किया गया कि वह अपने दोस्त की तकलीफ देखे। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, डेमेंस की नजर अचानक फ्यूरियोसा के हाथ पर पड़ी, जिसमें तारे का एक नक्शा बना हुआ था। यह देखकर वह चौंक गया। असल में फ्यूरियोसा ने चुपके से खुद को मुक्त कर लिया था और अब एक मोटरसाइकिल पर भाग निकली थी। अपनी आखिरी ताकत के साथ वह सिटारेल पहुंची, जहां उसे इमोर्टन जो के पास ले जाया गया। फ्यूरियोसा इमोर्टन जो को पूरे घटनाक्रम बारीकी से बताते हुए डेमेंस के खिलाफ युद्ध की योजना बनाने में मदद करती है। चालाकी से वे डेमेंस को यकीन दिलाते हैं कि युद्धरत योद्धा सिटाडल छोड़कर गैस टाउन जा चुके हैं। डेमेंस इस जानकारी पर विश्वास करके अपनी पूरी भीड़ के साथ किले की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसे एक हार का सामना करना पड़ता है और अधिकांश बाइकरों की जान चली जाती। इस बीच फ्यूरियोसा, जो घर का रास्ता भूल चुकी थी, उसने अपने सिर के बाल कटवा दिए और अपनी खोई हुई हाथ की जगह एक यांत्रिक कृत्रिम अंग लगा लिया। अब वह लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। फ्यूरियोसा ने एक कार पर कब्जा किया जिसे प्रेटोरियन ने डेमेंस का पीछा करने के लिए तैयार किया था
और अकेले ही सफर निकल पड़ी। इस बीच डेमेंस और उसके कुछ वफादार साथी रेगिस्तान में भागने की कोशिश करते हैं। वह अपने साथियों को अलग अलग दिशाओं में बिखरने का आदेश देता है ताकि पीछा करने वालों को भ्रमित कर सके। लेकिन फ्यूरियोसा आत्मविश्वास के साथ उनके पैरों के निशान का पीछा करती है और धीरे धीरे एक एक करके उनका सामना करती है। लंबी और कठिन दौड़ के बाद फ्यूरियोसा आखिरकार डेमेंस को रेगिस्तान में पकड़ लेती है। तब डेमेंटस उसके सामने समर्पण में लेट जाता है। उसकी आंखों में हार की चमक है, पर फ्यूरियोसा के दिल में गुस्से की लहरें उमड़ रही थीं। फ्यूरियोसा ने डेमेंस को जंजीरों में बांध दिया और उसे अपनी मरी हुई मां की याद दिलाई। लेकिन अचानक डेमेंटस ने अपना दिल खोलते हुए स्वीकार किया कि उसने इस रास्ते को अपनाया था क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या हो गई थी। डेमेंटस ने उसे याद दिलाया कि उसकी पीड़ा से उसकी मां कभी वापस नहीं आ सकती। फ्यूरियोसा की आंखों में आंसू थे, लेकिन डेमेंटस की बातें उसके दिल में एक नई चोट डाल गई। फ्यूरियोसा ने डेमेंटस की पिटाई कर दी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह सही कर रहा था। बदला नुकसान के दर्द को कम नहीं कर सकता। जब डेमेंटस बेहोश हो जाता है तो फ्यूरियोसा उसका पसंदीदा टेडी बियर ले लेती है। डेमेंटस तब उसे पहचान लेता है और एक अनोखे प्रस्ताव के साथ कहता है कि वे मिलकर रेगिस्तान पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन फ्यूरियोसा ने बिना एक पल की देरी किए उस प्यारे खिलौने को फेंक दिया। एक वॉइस ओवर बताता है कि फ्यूरियोसा ने डेमेंस को सिटारेल में कैद कर दिया, उसके जीवित शरीर को अपनी मां के दिए हुए बीज से एक पेड़ उगाने के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल किया। समय के साथ उसे एक नए ट्रक का कमान सौंपा गया, जिसमें उसने इमोर्टन जो कि 5 पत्नियों को छुपाया जो उससे भागने की योजना बना रही थी। फ्यूरियोसा ने नए साहस और संकल्प के साथ इस मिशन को अंजाम दिया, जैसे हर कदम पर उसकी मां की यादें और उनकी इच्छाएं उसके साथ चल रही हो। इस नई मैड मैक्स फिल्म में प्रतिशोध की आग की लपटें साफ देखी जा सकती है। इसमें कठोर और असहनीय दृश्य भरे पड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक गहरी दार्शनिकता और उम्मीद भी है। यह फिल्म दर्शाती है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में, सबसे कठिन परीक्षाओं के बीच कोई इंसानियत को बनाए रख सकता है और अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा रह सकता है।